वहाँ पे डाटा चला जाएगा। लाइव तो तभी जाएगा जब मैं वहाँ से करूँगा। हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में ना टेक्निक्स पढ़नी शुरू कर दी थी, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दो टेक्निक्स कर ली हैं, फंक्शनल फ्रेंडशिप और मेथड स्टडी। आई होप ये दोनों तो क्लियर होंगी आपको। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अभी बची हुई 5 टेक्निक्स और कर रहे हैं और फिर देखते हैं बेटा ख्याल के प्रिंसिपल्स। तो बेटा 5 टेक्निक कर रही है सीक्वेंस। मैंने ना नोट्स का और एनसीईआरटी का फॉलो करना बंद कर दिया। अभी मैं क्या करा रहा हूँ बेटा, सबसे ज्यादा जो पेपर में आती है उन टेक्निक्स को मैं पहले अब पकड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी फ्रेश माइंड से बैठे हो तो एक दो टेक्निक वो करते हैं बेटा जो पेपर में आती है सबसे ज्यादा। बेटा एक टेक्निक है, नोट्स में सबसे लास्ट नंबर पे लिखी होगी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज। अब क्या मतलब है इस टेक्निक का, अभी समझ में आता है। प्लीज सामने देखना, पहले मैं पीस वेज का मतलब बताता हूं, फिर डिफरेंशियल पीस वेज का। देखो, किसी इंसान को अगर आपको पे करना है, सैलरी देनी है, तो सैलरी देने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम कह दें जी आपकी सैलरी है पर मंथ बेसिस पे कुछ भी हो, 30,000 पर मंथ। एक तो तरीका ये है पे करने का, पर मंथ बेसिस पे सैलरी बता दो। और एक तरीका ये होता है पर यूनिट सैलरी बता दो, 100 रुपी पर यूनिट। जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, इतना मिल जाएगा। ठीक है जी, महीने भर में आपने 300 यूनिट प्रोड्यूस करी तो 30,000 हो गए, 40 करी तो 40,000 हो गए, सॉरी 500 करी तो 50,000 हो गए। मल्टीप्लाई कर लेना 100 से, जितनी यूनिट प्रोड्यूस करो। ठीक है जी बेटा, इसको बोलते हैं पीस वेज। ठीक है जी, मैं इसकी बात कर रहा हूं पहली बात तो। दूसरी बात नाम है डिफरेंशियल पीस वेज। मतलब डिफरेंस डाल दो पीस वेज में। अब वो एज पर टेलर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम करते हैं उनकी दो कैटेगरी है बेटा। कुछ वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं एफिशिएंट वर्कर्स, और बेटा कुछ वर्कर को टेलर बोल रहा है इनएफिशिएंट वर्कर। ये क्या फर्क होता है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर में? बेटा टेलर कहता है एफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो या तो स्टैंडर्ड अचीव करके देते हैं या अबव स्टैंडर्ड काम करते हैं। मतलब जितना टारगेट सेट कर दो या तो पूरा टारगेट अचीव कर देंगे या अबव टारगेट ही काम करेंगे, स्टैंडर्ड से भी बियॉन्ड जाकर काम करेंगे। और बेटा ये क्या होता है इनएफिशिएंट वर्कर? बेटा इनएफिशिएंट वर्कर वो होते हैं जो बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं, जो कभी भी स्टैंडर्ड अचीव नहीं करते। बेटा टेलर का कहना ऐसा है कि इन दोनों के ही पीस वेज में डिफरेंस डालना है आपको। कहता है इनको ऑफर करो हाई पीस वेज, हाई पीस वेज, और इनको ऑफर करो लो पीस वेज। इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो बेटा टारगेट सेट हुआ, स्टैंडर्ड सेट हुआ 25 यूनिट्स, स्टैंडर्ड सेट हुआ 25 यूनिट। हाई पीस वेज इज डिसाइडेड एट 200 पर यूनिट। हाई पीस वेज डिसाइड हुई 200 रुपए पर यूनिट। लो पीस वेज इज डिसाइडेड एट 150 पर यूनिट। लो पीस वेज डिसाइड हुई 150 रुपए पर यूनिट। अब एक वर्कर ऐसा था जिसने सिर्फ स्टैंडर्ड अचीव किया, यानी कि बिल्कुल नेक टू नेक 25 मिनट बना करके स्टैंडर्ड तो अचीव किया। इसको हम क्या बोलेंगे, टेलर क्या बोलता है ऐसे वर्कर को जो स्टैंडर्ड अचीव करते हैं या अब स्टैंडर्ड काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं एफिशिएंट वर्कर। और एफिशिएंट वर्कर को हम हमेशा क्या देंगे, हाई पीस वेज देंगे। बेटा इस एफिशिएंट वर्कर को आपने हाई पीस वेज ऑफर करी 200 रुपए पर यूनिट, 25 मिनट बनाई, यानी कि आज के तेरे 5,000 रुपए बन गए, 5,000। और एक वर्कर ऐसा है जिसने स्टैंडर्ड अचीव नहीं किया, उसने क्या करा, स्टैंडर्ड से 1 यूनिट कम बनाई, 24 यूनिट बनाई। ठीक है जी बेटा, ऐसे वर्कर को हम क्या बोलेंगे, जिसने स्टैंडर्ड ही अचीव नहीं करा, बिलो स्टैंडर्ड काम किया, इनएफिशिएंट वर्कर। इनएफिशिएंट वर्कर को हम क्या देते हैं, लो पीस वेज। बेटा लो पीस वेज दे दियो उसको 150 रुपी पर यूनिट। ठीक है जी बेटा, लो पीस वेज दी, और जो ये
पैसा बन गया इसका आज का 3600 रुपए बन गया। अब आराम से सुनना जरा भैया, साइंटिफिक आदमी कितना बेस्ट सोच सकता है, बात ये है। मतलब फेलियर टू मीट द टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट। एक आदमी ने 25 बनाई और एक ने 24 बनाई, क्या गलती कर दी, एक ही तो कम बनाई। कहता है फेलियर टू मीट द टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट रिजल्ट इन अ टोटल लॉस ऑफ 1400 टू हिम। 1 यूनिट कम बनाने पे कितने रुपए का लॉस हो गया, एक दिन का 1400 रुपए। एक वर्कर के एंगल से सोचो, जिसका पूरा घर चल जाए एक दिन में 1400 रुपए में, 1400 का लॉस हो गया। कहता है यही कमाल है इस टेक्निक का। अब क्या होगा, एक दिन अगर उसको ऐसा 1400 का लॉस लग गया ना, जिंदगी में जब सुबह आएगा ना, वो पता है क्या सोचा करेगा कि यार कुछ ना ही भी करो ना स्टैंडर्ड से ज्यादा, बट स्टैंडर्ड जरूर अचीव करके जाना भाई। स्टैंडर्ड से हाई पीस वेज मिल जाती है, उससे ही सारा फर्क पड़ जाता है। तो बेटा ये जो 1400 रुपए है ना, इसको पूरी जिंदगी भर का मोटिवेशन दे देंगे कि मुझे स्टैंडर्ड तो पूरा करना ही करना है। 1 यूनिट कम बनाने पे 1400 का लॉस होता है। क्लियर है बात, समझ में आती है डिफरेंशियल पीस विच? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ जाए। केस स्टडी अगर किसी को याद है, पता है कैसे आती है इसकी केस स्टडी? इसकी केस स्टडी का बेस पता है क्या है? एक आदमी ना बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत। ज्यादातर बेटा जहां ऐसी सैलरी दी जाती है ना, तो ये दिक्कतें होती हैं जो मैं दिक्कत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आदमी तो बहुत मेहनत कर रहा है और 10-15 लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे। कहते क्यों मेहनत करता है तू, तुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है क्या, ये बता। कहता तुझे भी 30,000 मिलता है, हम सबको भी 30,000 मिलता है। अब ऐसा बंदा बड़ा पिंच होता है जो मेहनत कर रहा है, उसे लगता है मेरे को भी क्या करनी है मेहनत करके। ऐसी सिचुएशन में मैनेजमेंट को ना ऐसा ही प्लान लाना चाहिए, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। जितने हैं ना खिल्ली उड़ाने वाले जो मेहनती आदमियों की, सबको पता लग जाएगा कि काम की कीमत क्या है। इस केस स्टडी का बेस ध्यान रख लेना, हमेशा ऐसे ही शुरू होगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। तो बेटा अभी हम आगे बढ़ाने हैं बात को, मैंने डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम की बात कर ली। अब बेटा और टेक्निक की हम बात करते हैं, मोशन स्टडी। बेटा मोशन स्टडी मतलब एम्प्लॉय के मूवमेंट की स्टडी करना। बेटा टेलर कहता है एम्प्लॉय जितने भी मूवमेंट करते हैं आप उनको दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, वन इज प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड अदर वन इज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। क्या होते हैं बेटा प्रोडक्टिव मूवमेंट्स, प्रोडक्टिव मोशंस? बेटा which resulted into production of goods and services, वो मूवमेंट जिसकी वजह से गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें बोलेंगे प्रोडक्टिव मूवमेंट। तो ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होते हैं? which resulted into wastage of time and efforts of the organization, जो ऑर्गेनाइजेशन की समय बर्बादी के लिए किए जाते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। बेटा ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट के एग्जांपल क्या है? होल्डिंग, टर्निंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, ऐसे सारे मूवमेंट बेटा अनप्रोडक्टिव है। मैं कहता हूँ बेटा अगर घर पे कंस्ट्रक्शन लगाई है ना, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या है और लेबर के पास बहाने कैसे कैसे हैं। 2-4 मिनट बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं खाली। मैंने तो देखते हुए 6-7 महीने हो गए और अभी भी पता नहीं कुछ कितना टाइम और देखना है, हम तो देखते रहते हैं। ठीक है ना, लंच टाइम जैसे 2 बजे शुरू है ना, 1:55 पे ही सामान समेट के बैठ जाएंगे। ठीक है ना, बंदा कहता है क्या है, सुबह से लगा हुआ आदमी 5-4 मिनट के लिए क्या बोल रहा हूँ। पर बेटा टेलर कहता है इन्हीं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। जो फालतू बैठ जाते हैं ना, यही दिक्कत है। और फिर पता है क्या होगा, जैसे 3 बजे तक लंच टाइम है, 3-5, 3:10 से पहले तो उठते ही नहीं। और 3:10 पे भी उठ जाने के बाद क्या है, आधे घंटे के बाद कहेंगे चाय नहीं आई। अब दिखेगा ना 2 से चाय आ गई, चाय 5 मिनट बाद डालेंगे, 5 मिनट पहले खाली बैठेंगे, फिर चाय डलेगी, फिर चाय पियेंगे, पीने के बाद भी 5-7 मिनट बातें करेंगे, फिर उठेंगे। उसके बाद फिर आधे घंटे बाद बैठ जाएंगे, कोई बीड़ी लेके बैठा होगा, कोई सिगरेट लेके बैठा होगा। क्या सिगरेट वाले तो नहीं होती इसकी कैटेगरी, बीड़ी लेके बैठ जाएंगे, कोई चैनी खैनी लेके बैठ जाएगा। तो भाई ये जितने मोमेंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना प्रैक्टिकल भाषा में, ये सब अनप्रोडक्टिव मोमेंट है। ठीक है जी, और टेलर कहता है इन्हीं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। और मैं कहता हूं बेटा एलिमिनेट करने की कोशिश करो। अगर आप 100% एलिमिनेट नहीं भी कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में,
कुछ एक्सटेंट तक भी आपने कन्वर्ट कर दिया उन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को प्रोडक्टिव मूवमेंट्स में, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन कहीं गुना बढ़ सकता है। ठीक है नहीं, मैंने आपको एक और भी एग्जांपल दिया था अगर आपको याद हो मेन बैच में, बेटा स्कूल्स में भी आपको अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्लियरली विजिबल हो सकते हैं। आप देखो बेटा, मान लो आपके स्कूल में सिस्टम ये है कि 12th क्लास सेकंड फ्लोर पर है, ठीक है जी, दोनों 12th, साइंस साइड और कॉमर्स साइड और 3 सेक्शन है, 6 की 6 क्लास एक ही जगह पर है, 12th 11 फर्स्ट फ्लोर पर है, सारे सेक्शंस जितने भी। अब बेटा एक टीचर जो 11 12 दोनों में पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, पहली बेल बजी वो पहुंच गई 12th क्लास में, उसका पहले 12th क्लास में पीरियड है, उसने इकोनॉमिक्स पढ़ाई। अब बेटा दूसरी बेल बची है, उसका 11th क्लास में पीरियड है। अब आप ये समझो, ये जो मूवमेंट अब होने वाला है ना, ये अनप्रोडक्टिव है। उसने क्लास 1-2 मिनट लेट छोड़ी, रास्ते में आई, सारे टीचर को नमस्ते करते हुए गुड मॉर्निंग विश करते हुए आई, एक आध टीचर उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसके बाद रुक गई, 5 मिनट घर की इधर उधर की करी, चलो जी फिर नीचे आई। ठीक है जी, ये जितने मूवमेंट हुए अब तक, जब तक वो 11th क्लास में नहीं पहुंची, चाहे 5 मिनट ही खराब क्यों ना हुए, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। टेलर क्या कहता है, ट्राई टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा मोशन स्टडी बेटा कुछ और नहीं, एम्प्लॉय के मूवमेंट की स्टडी है, आपको अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स खत्म करने, ये उसका टास्क। क्लियर बात, समझ में आ गई अभी तक सारी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़े आगे बेटा, मैं पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा टाइम घर पर भी निकालना है पढ़ने के लिए, अगर कोशिश करूंगा, अगर आज बचा तो थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए दे दूंगा, जितना भी करा एक बार सारा पढ़ देना उठाकर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर पे मैं करा रहा हूं, मतलब आज की थर्ड है ये मेरे हिसाब से, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी बेटा, पहली लाइन टाइम स्टडी में ना हमेशा ये होनी चाहिए, टाइम स्टडी इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या हो, ये ऑब्जेक्टिव है टाइम स्टडी का। और कैसे सेट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम, ये खुद टेलर बताता है कि कैसे सेट करना चाहिए। बेटा टेलर कहता है ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर हैं और तीनों कैटेगरी के हर ऑर्गेनाइजेशन में, बिलो एवरेज काम करने वाले भी, ठीक है ना, नहीं आईटी निगम में उठ गए नहीं परेशान करेंगे काम करते हुए, एवरेज वर्कर भी, ठीक है जी, और अबव एवरेज भी। तो बाबू टेलर का कहना है ऐसा कि ना तो आप बिलो एवरेज को देखो ना ही अबव एवरेज को देखो, ऐसे तो पर्सन को बिल्कुल मत देखो, एक एवरेज वर्कमैन को देखो और उसको भी सिर्फ एक बार मत देखना, टेक द सेवरल रीडिंग्स। बेटा टेलर कहता है एक लौती ऐसी टेक्निक है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसमें स्टॉप वॉच का इस्तेमाल होता है, तो वो टाइम स्टडी। वो कहता है कि आप टॉप लेवल ऑफिशियल स्टॉप वॉच लेकर बैठ जाओ एक एवरेज वर्करमैन के आसपास और देखो वो कितना प्रोडक्शन करता है, और एक बार नहीं देखना, टेक द सेवरल रीडिंग्स। एक बार देखा आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, अच्छा जी इस 1 घंटे में इसने कितनी यूनिट बनाई, अच्छा 30 यूनिट बना ली 1 घंटे में, बहुत बढ़िया। अब ये नहीं बेटा कि आज ये टारगेट सेट हो गया सबके लिए, स्टैंडर्ड टाइम सेट हो गया कि 1 घंटे में सब 30 यूनिट बनाएंगे, एक बारी में कुछ डिसीजन मत ले लेना, सेवरल रीडिंग्स लो, 2-3 बार और देखो कम से कम, बल्कि और ज्यादा देखो। हफ्ते बाद फिर बैठ गए उसके पास, देख लिया अच्छा आज कितनी बनाई, आज 32 बना दी इसने, 3-4 दिन बाद फिर बैठ गए, देखा आज कितनी बना ली, 28 बना ली, मतलब एवरेज वही 30 की है। अब आपने 7-8-10 बार देख लिया और एवरेज आपको लगी 30 की है, डिटरमाइन इट टू बी द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको डिटरमाइन कर सकते हो आप स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि देखो ना तो आपने कोई बिलो एवरेज पर्सन देखा, उसकी स्पीड से नहीं मैच करना हमने, उसकी स्पीड से मैच करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाएगी, और अबव एवरेज भी नहीं देखा, क्योंकि अगर उसकी स्पीड से मैच करने लगोगे सारे काम नहीं कर पाएंगे, उस हिसाब से डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा। आपने तो एक एवरेज बंदा ही लिया और उसको भी एक बार नहीं देखा, 10 बार परफॉर्म करते हुए देखा, जब आपको लगा कि एक एवरेज वर्कमैन इतना काम कर लेता है तो बेटा बिलो एवरेज को भी उतना करना चाहिए, और अबव एवरेज उसको काम को बड़े आराम से कर लेगा, तो आपने इसको स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन कर दिया। अब मैं कहूँ बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलती है 10 से 6, जिसमें से 2 से 3 1 घंटे का लंच टाइम है, यानी कि टोटल चलती तो 8 घंटे है,
पर 1 घंटे लंच टाइम है, तो बेटा 7 आवर्स में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए? जब 1 आवर में 30 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो बेटा सबके लिए टारगेट फिक्स हो गया कि आपको 210 to 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके ही जानी ऑन डेली बेसिस। ये है टाइम स्टडी का मेन काम, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक? तीनों टेक्निक समझ में आई जो आज बोली, डिफरेंशियल पीस में, मोशन स्टडी और अब टाइम स्टडी। क्लियर बेटा? अब हम टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जो नोट्स में सेकंड नंबर पर है। आज की मेरी 4th टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेटा वर्ड ना एंड है और नहीं, दोनों चीजों का अलग अलग मतलब है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब बिल्कुल अलग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब बिल्कुल अलग। ठीक है जी, पहले बेटा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब समझते हैं, फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। क्या होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क? बेटा टेलर का कहना है ऐसा है, आप अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से बचो। मतलब आप देखते हो आज की तारीख में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट बनाती हैं बहुत सारे साइजेस में, बहुत सारे प्राइसेस में, बहुत सारी क्वालिटी या वैरायटी में, बहुत सारी फैक्ट्री में बनाती हैं, बहुत सारे डायमेंशन में बनाती हैं। बेटा टेलर कहता है कि अननेसेसरी डाइवर्सिटी से बचना है। बेटा डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी बात है, पर अननेसेसरी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ बाबू, मार्केट में पफ, मैं जितना बोल रहा हूँ मेरे को ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लेना और छोड़ देना, ऐसा कुछ मुझे ज्ञान नहीं है। मान लो नटखट एक पफ बनाता है, एक तो बड़ा पुराना है वो ट्रेडिशनल येलो कलर का पैकेट और एक ब्लू कलर का पैकेट। शुरू तो कर दिया जो उसमें ब्लू कलर का बिकता नहीं, टेलर ने कहा जबरदस्ती नहीं होती उसको घसीटना। पहले साल उसने लॉस दिया उस ब्लू कलर के वर्टिकल ने उनको, सेकेंड ईयर फिर लॉस दिया, तीसरे साल फिर लॉस दिया। टेलर कह रहा है अननेसेसरी डाइवर्सिटी से बचो, जबरदस्ती नहीं है उसको चलाना। आप बंद कर दो उठा के ऐसी क्वालिटी को, ऐसी वैरायटी को जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ में आएगा? लैक्मे क्रीम बनाता है और बेटा 4 अलग अलग साइजेस या कह लो प्राइसेस में बनाता है, 99 और 399 और 799 और 999। ये जो 799 और 999 है बिकती नहीं मार्केट में, बहुत मुश्किल से बिकती है और बहुत लॉसेस दे रखे हैं लैक्मे को। जबरदस्ती है क्या उसका प्रोडक्शन करना? अरे जो बिक रहा है जिससे कमा रहे हो वो चला लो। तो बेटा टेलर का कहना है सिंप्लीफाई करो अपने बिजनेस को, अपने वर्क को, अननेसेसरी चीजों से, अनवांटेड चीजों को एलिमिनेट करना सीखो। ऐसे साइजेस, ऐसे प्राइसेस जो मुझे लॉस दे रहे हैं उनको चलाना कोई जबरदस्ती नहीं होता। मान लो आपकी 3 फैक्ट्री और एक फैक्ट्री जब से खुली है तब से लॉसेस में है, भैया किसने कहा उसको जबरदस्ती चलाने को? बंद करो। तो ऐसी फैक्ट्री को भी चलाने का कोई फायदा नहीं है। सारी अनवांटेड चीजों को एलिमिनेट करना, अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट से बचना, यह है बेटा सिंप्लीफिकेशन ऑफ। मैंने शॉर्ट टाइम को इस बार बहुत सुना है ऐसा, मतलब सेम बात एग्जैक्टली, बस वो ये नहीं बोलते कि ये टेक्निक का नाम सिंप्लीफिकेशन ऑफ है, बातें सेम बोलते हैं। मैंने देखा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आए, ठीक है जी, अपने बिजनेस के बारे में बताने लगे, तो भाई साहब क्लियर कट शार्क्स ने पता क्या बोला कि मैं इन हूं, बस मेरी कंडीशन ये है, जो आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हो ना, ये जो अननेसेसरी का आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा, अगर आप एक प्रोडक्ट बंद कर दो ना, सिर्फ एक के ऊपर ही फोकस करो, तो मैं इन हूं। मतलब कई बार ये शर्तें होती हैं उनकी, क्योंकि उनको दिख रहा होता है जबरदस्ती का पहला वर्टिकल इतना सक्सेस हुआ नहीं, हमने दूसरा और बीच में डाल दिया। भैया पहले में सक्सेस हुआ नहीं, दूसरे को बीच में डाल दिया, और दूसरा सक्सेस होगा नहीं, तीसरा आप और तैयारी करके बैठो जी मेरे दिमाग में चल रहा है मैं ऐसा एक्सपेंशन करूंगा। भैया ये एक्सपेंशन प्लान नहीं, पूरा बिजनेस को डुबोने का प्लान है। या तो पहले एक में मास्टरी हो जाती फिर मैं एक्सपेंड करता तो बहुत बढ़िया,
समझ में आ रही बात? तो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन करना भी जरूरी नहीं है। क्या मैं क्लियर हूँ इस बात को लेकर? सिंप्लीफिकेशन वर्ड बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया बेटा। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, क्या है स्टैंडर्डाइजेशन? वो टेलर कहता है ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड शुड बी देयर फॉर द रॉ मटेरियल, standard should be there for the finished goods, standard should be there for the men, standard should be there for the machine। मतलब हर चीज के लिए स्टैंडर्ड, हर चीज के लिए। बेटा मैन का मतलब शायद आप समझ ही गए होंगे, वर्कर्स एम्प्लॉइज से मतलब। मैंने बोला था जब जब भी वर्ड इस चैप्टर में मैन और पर्सन आएगा, मेरा मतलब सिर्फ एक चीज से, एम्प्लॉइज से मतलब वर्कर्स से। बेटा कहता है हर मशीन के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। अगर मान लो आपने मशीन का स्टैंडर्ड सेट किया भाई ये मशीन 10,000 यूनिट बनानी चाहिए रोज, तो बेटा जब तक बनाएगी नहीं बंद नहीं होगी, चलने दो। अगर बेटा हर मैन के लिए स्टैंडर्ड है कि यार 100 यूनिट रोज बना के जानी है, तो जब तक 100 बनेगी नहीं जाने भी नहीं देना। अगर हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया कि रॉ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड है, तो जैसे ही रॉ मटेरियल फैक्ट्री गेट पर आया सबसे पहले उसकी चेकिंग करी कि वो साइज शेप कलर डायमेंशन में सिमिलर है या नहीं। अगर फिनिश गुड्स के लिए स्टैंडर्ड सेट किया तो इंस्पेक्टर का काम ही यही है कि वो इंस्पेक्ट करेगा हर एक फिनिश गुड्स को, चेक करेगा सब प्रॉपर कलर शेप साइज डायमेंशन में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। बेटा टेलर उस हद तक स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है जहां हम फिनिश गुड्स में इंटरचेंजेबिलिटी प्रोड्यूस कर सके। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब समझते हैं सब? मैं कहता हूं बेटा आज हम आई क्रेस्ट में चले जाएं और हम कहें जी आईफोन 16 निकालो जरा 10 पीस चाहिए, खरीदने नहीं बस निकलवाओ। हाँ तुम्हारी किडनी थोड़ी रखनी है गिरवी बेटा। और 10 के 10 पीस उठाकर चेक कर लें, दे ऑल आर सिमिलर इन देयर साइज, सिमिलर इन देयर कलर, सिमिलर इन देयर डायमेंशन, सिमिलर इन देयर वेट, हर एस्पेक्ट में सिमिलर है वो। और टेलर कहता है फिनिश गुड्स में मतलब उस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए दैट इट प्रोड्यूसेस इंटरचेंजेबिलिटी। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट को दूसरे से रिप्लेस कर दिया, दूसरे को तीसरे से, तो कोई ये ना बता पाए पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। इतनी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। इस लेवल के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है टेलर। और क्या बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं? बताओ कौन सी बड़ी कंपनी फॉलो नहीं कर रही स्टैंडर्डाइजेशन? हर बड़ी कंपनी फॉलो करती है यार। कार्स में देखो ग्राम्स तक में भी वेट में डिफर नहीं होती। मतलब इतना बड़ा इक्विपमेंट है, इतनी बड़ी मशीनरी है वो, ग्राम्स में भी फर्क नहीं होता दो कारों में। मतलब इस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन होता है बेटा। क्लियर है बात? समझ में आता है स्टैंडर्डाइजेशन? आगे बढ़ जाए बेटा। लास्ट टेक्निक बचती है मेरे पास, फिर टेलर के हम सभी प्रिंसिपल्स पढ़ चुके होंगे, सभी टेक्निक्स खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद फ्योर, फटीग स्टडी। बेटा फटीग का मतलब होता है थकान। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी that human feel physically and mentally tired after some continuous hours of work। बेटा कुछ घंटे हम लगातार काम करेंगे ना, हम फिजिकली भी टायर्ड फील करने लगेंगे और मेंटली भी बहुत टायर्ड फील करने लगेंगे। ठीक है, अगर फिजिकली नहीं भी थकते बेटा, लोग दिमागी तौर पे बहुत थक जाते हैं। कितनी देर होगी मुझे लगातार काम करते हुए। तो बेटा फटीग स्टडी कहती है दो चीजों को डिटरमाइन करना है। एक तो बेटा टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कि मतलब कितनी बार रेस्ट दिया जाना चाहिए और कितने टाइम का रेस्ट दिया जाना चाहिए। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल मतलब कितनी बार रेस्ट देना है, और टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने टाइम का रेस्ट देना। अच्छा क्या होगा रेस्ट देने से? बेटा रेस्ट देने से क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने बेटा स्टेमिना को रीगेन करता है, रिकूप करता है और बहुत एफिशिएंसी से काम कर पाता है अगर रेस्ट आप इंटरवल अलॉट करते हो। मैंने पिछली बार भी आपको ये बात बोली थी बेटा, मैंने प्रैक्टिकली फटीग स्टडी अपने ऊपर लगाई हुई है और आप भी लगाओगे कभी ना कभी जब वर्क प्लेस पे होंगे।
मैं कहता हूँ बेटा एक ऐसे शख्स को, बेटा मैंने सीए फाइनल में लगाई है, अपने ऊपर बहुत ज्यादा लगाई है, जहां आपको पढ़ना ही एक दिन में 16 घंटे 14 घंटे 13 घंटे हो, ठीक है जी, और भाई साहब दिमाग पढ़ पढ़ के थक जाए, कोई फिजिकल वर्क थोड़ी है, सब पढ़ना है बैठ के एक जगह पे, मेंटली कितना टायर्डनेस हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ एक आदमी को, एक शख्स को बिठा दो आप, दो आज सीए फाइनल कर रहे हैं बच्चे मान लो, आपने दोनों को बिठा दिया, एक को कह दिया तो 13 घंटे लगातार पढ़ना है, और एक आदमी को कह दिया 13 घंटे पढ़ना तो तुझे भी है, पर तेरे को हर एक घंटे में से 55 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का तेरे को रेस्ट इंटरवल हम अलॉट करते हैं। प्रैक्टिकली वो आदमी लगभग 1 घंटा कम पढ़ेगा, 13 घंटों में हर में 5 मिनट है, मतलब 65 मिनट्स कम पड़ेगा, लगभग समझ लो वो 12 घंटे पढ़ेगा, है ना, और दूसरा पढ़ेगा 13 घंटे। लिख के ले लो, जो आदमी 12 घंटे पढ़ा उसका आउटपुट ज्यादा आएगा, लिख कर ले लो, 1 घंटा कम पड़ेगा तब भी आउटपुट ज्यादा आएगा, क्योंकि बेटा वो आदमी जो लगातार 13 घंटे पढ़ रहा है, आपको क्या लगता है दूसरे तीसरे घंटे के बाद पता क्या होगा, पढ़ तो पूरा 1 घंटे रहा होगा, आउटपुट आ रहा होगा 40-50 मिनट का, और थकता ही जाएगा, थकता ही जाएगा, लास्ट घंटे तक तो बेटा हालात ये हो जाएंगे कि पढ़ेगा 1 घंटा, आउटपुट आएगा 20-22 मिनट का। लेकिन वो आदमी जो बेटा बार बार रेस्ट ले रहा है, और रेस्ट उसको हेल्प करेगा रीगेन करने में, रिकूप करने में, और जितना पहले घंटे में जितनी एफिशिएंसी से काम हो रहा होगा ना, लगभग उसी एफिशिएंसी से आखिरी घंटे में काम हो रहा होगा, तो बार बार वो फ्रेश होता रहेगा, बार बार वो रीगेन होता रहेगा स्टेमिना। तो ये है ताकत रेस्ट की, समझ आती है फटीग स्टडी, ठीक है जी। अब मैंने बेटा 13 बार रेस्ट दिया, यह फ्रीक्वेंसी, और हर बार 5-5 मिनट का लिया, यह टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल। फटीग स्टडी में यही दोनों बातें सोचनी होती है, कितनी बार रेस्ट देना है और कितनी देर का रेस्ट देना है, ठीक है जी। और कोई यही टेक्निक मैं बैचेस में भी फॉलो करता हूं, अगर आप कभी फील करते हो इस चीज को तो। ये जो होता है ना 3 से 3:45 का बैच बोलने के लिए, मैं 3:40 पे ही वाइंड अप कर देता हूँ कि 5 मिनट कुछ रीगेन कर जाएंगे, 3:45 से बोलता हूँ 4:30 का, लगभग 4:20 पे ही छोड़ देता हूँ कि 10-15 मिनट में और रीगेन कर जाएंगे, और इसी हिसाब से चलाता हूँ मैं तीनों बैचेस, और खाली आपके नहीं 11th के भी ऐसे ही चलाता हूँ, बोलता थोड़ा ज्यादा हूँ, 5-5 मिनट कम कर देता हूँ ताकि रीगेन कर जाओ, क्योंकि बेटा मुझे लगता है मेंटल टायर्डनेस बहुत ज्यादा मतलब कमजोर कर देती है इंसान को, फिजिकल टायर्डनेस से भी ज्यादा कमजोर। आदमी ना ज्यादा यहां से थकता है, फिजिकली नहीं इतना थकता, अब बैठ ही तो रहे हो, बैठने में तो कोई थकान नहीं होगी ना, वो यहां से थक जाओगे बहुत ज्यादा, ये कमजोर करता है इंसान को। सारी गेम यहीं से चल रही है, क्लियर बेटा। फ्योल के प्रिंसिपल हम कल से ही शुरू करते हैं, एक आध होगा भी शुरू तो वो बीच में ही रह जाएगा, तो वाइंड अप कर देते हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।